शो मैं हूं कामरान शाहिद। इमरान खान साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने, इससे पहले ऑब्वियसली हम उन पर इसलिए तनकीद नहीं करते थे, वो अपोजिशन में थे, लेकिन जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हमने तनकीद की, पाकिस्तानी मीडिया ने तनकीद की। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, पहले इंटरव्यू भी दिया, इसके अलावा भी तनकीद का वो जवाब भी देते हैं और पेशेंस भी शो की। जहाँ पर उनकी अच्छाइयाँ हैं उसको भी बयान करना चाहिए। मैंने हमेशा एक पॉइंट मेंटेन किया कि इमरान खान में 100 ऐब हो सकते हैं, उनकी गवर्नेंस या विजन को लेकर हम डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, दो चीज़ें बल्कि, एक ये कि ही इज़ डेड ऑनेस्ट और हम बिलीव करते हैं कि वो उसी ऑनेस्टी से अपनी मिनिस्ट्री को भी चला रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को भी चलाएंगे। इसमें जो है वो मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि ही इज़ लाइक दैट। और दूसरा जो मैंने अब नोट किया वो ये कि गरीबों के लिए कंसर्न जो है, वो असद उमर साहब ने मुझे एक दफ़ा बताया कि यार इमरान साहब जो हर दफ़ा ये उनसे पूछते हैं कि गरीबों के लिए हम क्या कर रहे हैं। बेबसी अपनी जगह पे, जो हालातों को मिले अपनी जगह पे, लेकिन गरीबों के लिए इमरान खान कर रहे हैं और वो ये कंसर्न रखते हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें अभी जो रिपोर्ट मिली है हमारे पेशावर ब्यूरो से, उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो लोग दूर दराज से वहाँ आया करते थे उनके लिए आराम गाहें जो है वो बनाई गई हैं। मैं छोटी सी रिपोर्ट है वो आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। 100 डेज़ में इतने बड़े कारनामे गवर्नमेंट ने नहीं किए और शायद कर भी नहीं सकती, लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज़ है उसको ज़रूर दिखाना चाहिए और हम चाहेंगे कि इसको एक्सटेंड भी किया जाए। ये पंजाब में ही बने, ये दूसरे सूबों में बने, इसको सिर्फ एक सूबे तक महदूद ना किया जाए। देखते हैं कि अवाम की क्या राय। एक आरामगाह बनने से एक आम वोटर, एक आम शहरी जो है वो किस हद तक उसकी ज़िंदगी में सहूलत आ सकती है, सिर्फ एक इस जेस्चर से भी। देखते हैं। शेल्टर होम जो है ना, ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इधर कमरे भी है और कमरे में बेड भी है, बिस्तरी भी है, बाथरूम भी है, गर्म पानी भी है, ठंडी भी है। इतना सहूलियत हमारे घरों में भी नहीं है। घर जैसा माहौल है और हमने कभी भी पहले ऐसे नहीं देखा है। हमारी ज़िंदगी में पहला प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मज़दूर लोगों के लिए इंतहाई फ़ख्र का मुकाम है। ये भी सहूलत है और गरीब लोगों के लिए अच्छा है। इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया मज़दूर के लिए, मज़दूर बिल्कुल खुश है, मज़दूर को बहुत इज्जत दे दिया। हुकूमत ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा बदहाल लोगों के लिए ऐसी पुरासाइश जगह बनाए। पिछले हुकूमत ने पिछले अदवार में इस तरह नहीं हुआ है। इस हुकूमत में मैंने ये काम देखा है, बहुत अच्छा काम किया है। हमारा लोग इसी से बहुत खुश है। ये सहूलत बहुत अच्छे है भाई। रात को गाड़ी नहीं मिलते, फिर इधर सहूलत है ना, इधर आता है ना, रात गुजारता है फिर सुबह जाते हैं। हम पहला दफ़ा पेशावर आया है और बिल्कुल अच्छा सहूलत है, अच्छा सलूक है। बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत से हम खुश है। जिंदाबाद पाकिस्तान। आप देख रहे थे, आप गरीब लोग हैं और प्राइम मिनिस्टर का ज़ाती इनिशिएटिव था जिस पे ये शेल्टर्स प्रोवाइड किया गया और हम उम्मीद रखते हैं कि इसका दायरा बढ़ाया भी जाएगा और दूसरी जगहों पे भी। मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जरदारी साहब की स्टेटमेंट ने ऑब्वियसली तूफान मचाया हुआ है। आज शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात हुई और जॉइंट अपोजिशन की भी जो है बाज़गश सुनाई दे रही है। लेकिन मैंने जो आपसे एक महीना पहले शेयर किया था कि मुझे लग रहा है कि सारी अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर जो है वो जेल में होंगे तहरीक इंसाफ की इस गवर्नमेंट के दौर में। मैं ये नहीं कह रहा तहरीक इंसाफ को डालेगी, लेकिन नज़र ये आ रहा है जो चीज़ें सामने आ रही हैं और उसके बाद जिस तरह जरदारी साहब ने इतना अपफ्रंट जाके बातें की और हमें पता है किसको सुनाई है, आपको सुना भी देंगे दोबारा, तो उससे लग भी रहा है उनको भी नज़र आ गया कि वो जेल में लैंड करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और बैरिस्टर मोहसिन रांझा साहब भी मौजूद होंगे। हम कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी का व्यू भी ले सके इसके अंदर, लेकिन एक मुख्तसर वक्फे के बाद। व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। आज पार्लियामेंट जो है, जिस पार्लियामेंट में फवाद चौधरी साहब वहाँ पे तूफान तो रहता ही है और आज भी तूफान था, लेकिन ऑब्वियसली फवाद साहब की वजह से नहीं था। नवाज शरीफ साहब के गार्ड्स ने जो है वो एक निजी चैनल के कैमरा मैन पर जो है तशद्दुद किया, लेकिन फवाद साहब मौजूद है। आज मैं पूछ रहा हूँ फवाद भाई, ये क्या वजह है, आप जब से आए हैं लोग खुश होते हैं मिनिस्टर बने, आप मिनिस्टर बने, आप इतने गुस्से में लग रहा है कि मिनिस्ट्री का गुस्सा उतार रहे हैं किसी पे। अच्छी बात है भाई, मिनिस्टर बन गए, क्यों उतार रहे हैं अपोजिशन पर गुस्सा इतना? नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। अपोजिशन जो है वो बड़ी काबिल एहतराम है और सारे मामलात के ऊपर चलते हैं। सिर्फ होता यह है कि जब भी आप केसेस के ऊपर बात करें तो फ़ौरन नाराज़ हो जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, जैसे जो अगर आप ओवरऑल भी देखें असम्बली का माहौल यूँ लगता है जैसे कि ये कोई नैब के ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठा हुआ है। 24 घंटे अपने रोना रोई जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उस तरफ आएँ, कोई लोगों के मसले मसाइल की तरफ आएँ। आप बात करें गैस नहीं मिल रही, उसका क्या करना है, आप बात करें कर्ज़ों के ऊपर बात करें, बाकी मामलात के ऊपर। पूरा सेशन हो गया है, आप देख लें, मजाल है जो नैब से आगे बात गई हो। सो अपने ज़ाती दुखड़े रोने आपकी वजह से जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं, ऑपोजिशन और तगड़ी हो रही है सिर्फ आपकी वजह से, और इमरान खान साहब को परेशान हो जाना चाहिए इस बात से। बात यह है, वो हमारे यहाँ वो
पंजाबी में तो खैर मिसाल ज़रा बुरी सी है, लेकिन अंग्रेज़ी में कहते हैं 0 + 0 = 0। पंजाबी की है नहीं, वो बाद में आपको सुना दूँगा। बात यह है कि इनका जो है ना इस वक्त जो हालात है पीपल्स पार्टी के और PMLN के, इनका प्रॉब्लम ये होता है, देखें ना, आप पॉलिटिक्स करते हैं या तो नज़रिए की बुनियाद के ऊपर होती है और या जो है आपका एम होता है जिसकी तरफ आप जा रहे होते हैं। इनके पास इस वक्त ना इनका कोई मंजिल है, ना ही कोई नज़रिया है, ना कोई रहनुमा है, ना मंजिल है, ना रहनुमा है। सो अब इस इशू ये है कि फंसे हुए, इनको समझ नहीं है। सो आप देखेंगे आगे चल के क्या होगा। ये आपने बिल्कुल सही बात की है, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन पार्टीज बिखर रही हैं। आप बैक बेंच में देखेंगे ये पार्टी बिल्कुल बिखर गई है और आप देखेंगे आगे आगे जो सिचुएशन चलेगी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बड़े थोड़े लोग रह जाएंगे, नया ग्रुप मर्ज होगा। अब तो 85 की पॉलिटिक्स खत्म होगी ना, अब एक नई अपोजिशन है। परसेप्शन क्यों बढ़ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट जब तक है, जब तक तो ये उड़ा के आप पूरी 11 दिन की जेलों में होगी। मतलब शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी नैब की तहवील में, जरदारी साहब मुझे लगता है जो उन्होंने बयान दिया उस पर मैं भी आऊँगा, उसके बाद जाने वाले हैं। और आपकी हुकूमत के सोर्सेज ने भी बताया कि FIA का इतना मवाद मिल गया उनका कि वो तो अंदर गए ही गए। देखिए बात यह है कि FIA की हमारे गवर्नमेंट, अभी तक तो हमारी गवर्नमेंट के कोई केस नहीं आया। हमारे केसेस जो हैं वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हैं, वो तो अभी आई ही नहीं है अभी तक। ये जिन केसेस में अंदर हैं ये तो वो केसेस हैं जो इनकी अपनी हुकूमत के दौर में इनके अपने अपॉइंटेड नैब के इदारे ने। लेकिन जो एविडेंस है, आपको लगता है जरदारी साहब जेल जा रहे हो कि FIA तो आपको एटलीस्ट बता सकती है ना। अब जरदारी साहब जितने आपको सिंध में निकले हुए नज़र आते हैं और जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सिंध के अंदर जो है वो मूवमेंट खड़ी कर सकें, अमेरिका में हुसैन हक्कानी को लॉन्च किया हुआ है, इधर खुद जो है वो लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है? जरदारी साहब को फिक्र तो है ना, उनको तो पता है ना उन्होंने की किया है। बिल्कुल ठीक। मोहसिन भाई मैं सुनवाना चाह रहा हूँ आपको जरदारी साहब ने क्या कहा, क्योंकि लग मुझे रहा है जो वो कह रहे हैं वो आपके दिल की आवाज़ है। वो नवाज शरीफ साहब किसी मसले में नहीं बोल रहे, लेकिन ज़रा बता दें कि आप एग्री करें इस वर्जन से या नहीं। जरदारी साहब ने जनाब ये तूफान खड़ा किया हुआ है ना, खासतौर पर 3 साल वाली जो बात उन्होंने कही है वो कुछ ज़्यादा ही आगे जाके कह दी, जिससे मुझे लग रहा है कि वाकई जेल जा रहे हैं। देख लें जी। ये इस्लामाबाद में बैठे हुए बहरे, गूंगे, अंधे, उनसे खिताब करता हूँ। ये कहते हैं कि 100 दिन बहुत कम हैं, हम क्या कर सकते हैं 100 दिन में? हमने 100 दिन में पहले तो मुशर्रफ की छुट्टी की। घर पहुंचता है और कहता है कि मुझे पता नहीं पड़ा क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं उसकी मौत नहीं चाहता, मैं उसकी जिंदगी चाहता हूँ। अगर कराची में आके 5 लाख आदमियों का रोजगार खत्म कर जाते हैं, आप सोचो तो इनकी अकल कहाँ है? इनसे कोई काम नहीं होता सिवाय अंडे के, मुर्गी अंडा। इनको अगर अकल नहीं, समझ नहीं, तो क्यों इनको ले आया? इससे तो बेहतर था आप इलेक्शन होने देते। जो भी पार्टियां आती वो आपस में लड़ झगड़ के एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस बना लेती। दुनिया में बहुत इस तरह के लोग आए हैं जो कि लाए गए हैं। अगर मैं अच्छी हुकूमत चला सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रिकेट भी अच्छी खेल सकता हूँ। मुझे क्रिकेट नहीं आती, मगर सियासत आती है। जब मुशर्रफ, जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुँचता है? ये हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। कभी कहाँ पहुँच जाते हैं, कभी कहाँ पहुँच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशल सिस्टम में, आप वो काम तो करें। भाई आर्मी चीफ में भी आई थिंक बात कर दी, चीफ जस्टिस में भी बात कर दी कि आपका वास्ता क्या है बड़ी। लेकिन मैं जिससे भी एक्सेप्शन लूंगा, ये उन्होंने बात, मैं बड़ी पीपल्स पार्टी वाले को पूछूंगा, ये कहना मैं मुशर्रफ के हवाले से बात की, उसकी मौत नहीं चाहता, मैं उसकी ज़िंदगी चाहता हूँ। मतलब भाई ये तो अल्लाह के हाथ में, आपके हाथ में तो नहीं, मौत नहीं चाहता, ज़िंदगी चाहता हूँ। और उनका भी कंट्रीब्यूशन था मुशर्रफ साहब का। बहरहाल राजा साहब, आप एग्री कर रहे हैं जरदारी साहब कॉन्टेंट से? नहीं जी, मैं कई चीज़ों पर डिसएग्री करता हूँ। एग्री कहाँ कर रहे हैं? देखिए, मैं एग्री करता हूँ इलेक्शन की फेयरनेस के ऊपर कि सिलेक्टेड है ये, कि इलेक्शन की फेयरनेस, इलेक्शन कमीशन ने इनको सिलेक्ट किया। अगर इलेक्शन की फेयरनेस कमीशन ने सिलेक्ट किया, किसी और? इलेक्शन कमीशन ने किया जी, सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ था। उन्होंने खुल खुला के इनके साथ काम डाला है। आप खुल के बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इनके साथ खुल खुला के सारा कुछ किया है। और देखें, हम तो यही बात कर रहे हैं कि अगर देखें इन्होंने ये तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्टेट बैंक आजाद अदारा है, तो हम भी ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद अदारा है। लेकिन
देखिए ये तो इनकी और पीपल्स पार्टी की आपकी कंसेंसस से होता रहता है। माजी में तो जो सब हो जाता है ना। जरदारी साहब आपके भी बड़े दोस्त रहे, तो अब लेकिन आप उनके हर अमल में शामिल तो नहीं रहे ना, उनके पर्सनल एक्शन। फवाद साहब सिर्फ मुशर्रफ साहब के दोस्त रहे? नहीं, फवाद तो पार्टी तो फवाद साहब के बीच में ये एक आर्ट है, मैं समझता हूँ, और ये अच्छी बात है कि आपके जो मुखालिफ है आप उनसे बात कर सकें। आप इतनी स्पेस जरूर रखें कि आपका बिल्कुल ही खामोशी ना हो जाए। लेकिन वो फैसले नहीं कर सकता, आप कह रहे हैं कर सकता है वो। देखिए मैं कहता हूँ हाँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो नौकरी वाले कमेंट्स हैं, देखिए ये उनके पर्सनल कमेंट्स हैं। मैं एक बात करता हूँ, मैं उनसे इस बात पे एग्री करता हूँ कि हमें ना जो कॉन्सेप्ट है ना सेपरेशन ऑफ पावर्स का, हमें उसके बीच में रहना चाहिए। हमें आइन और कानून में जो पैरामीटर्स हर एक के बना दिए गए हैं, इस पाकिस्तान की बका इसमें है। देखिए ना आज APS का वाक़या है, अब APS के वाक़े को बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, बियॉन्ड इन छोटी करते हैं उसको। अब ये ऐसे अब जिस तरह इकोनॉमी है, अब इकोनॉमी पे ये कह रहे हैं मेरे भाई कि हमें अपनी सिर्फ परवाह है। शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तारी से पहले उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी, उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। चार्टर ऑफ इकोनॉमी में उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आपकी बात पहले उन्होंने जेल में और आप लोग नई क़यादत लानी पड़ेगी। और फवाद साहब यही कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी यही कह रहे हैं। कामरान साहब देखें, जेलें, ये सोहबतें, ये कैदें, ये मुशक्क़तें, ये हमने आज तो नहीं, ये पहले भी देखी है मुस्लिम लीग नून ने, मुशर्रफ के दौर में हमने देखी। इन चीज़ों से हम घबराते बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की बेहतरी देखनी है, हमने तो देखें जो पकड़ दगड़ का सिलसिला जारी हुआ, और जहाँ से हमने कहा कि नैब का और PTI का जो अलायंस है आपस में, वो अलायंस हमें नज़र आ रहा था ना कि हम जो नैब पे और जो वहाँ पे बात होती है वो यही हो जाती है कि नैब PMLN के ऊपर जो केसेस की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है, जो PTI के अरकान है उनके खिलाफ केसेस की जो रफ्तार है वो ना होने के बराबर है। रिफॉर्म्स करते हैं चेयरमैन नैब वो ना लगाते हैं, जो अगर आपने लगाया ना। देखिए चेयरमैन नैब जो है, हर इंसान जो है, कोई भी इंसान अक्ले कुल नहीं होता और गलतियां हर जगह पे होती हैं। ये नहीं हम कह रहे थे कि नैब, अब नैब ये भी कह रहे हैं कि एक आज़ाद अदारा है। आप इनसे NRO क्यों मांगते हैं अगर आप मुजरिम नहीं हैं? आपके MNS क्यों NRO मांगते हैं इनसे? जो NRO मांगा है, मैंने उससे फवाद साहब भी बैठे थे, मैंने मुराद साहब से खुद पूछा, मैं पास बैठा था, मैंने कहा, मैंने इंसिस्ट किया खड़े होके, मेरा माइक नहीं खोला गया, मैंने कहा आप नाम बताएं उन 7 लोगों के। फवाद साहब भी देख रहे थे लेकिन उन्होंने हमें नाम नहीं बताया। मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मकसद है कि हम एहतसाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, हम इश्यूज पे बात करना चाहते हैं। अगर एहतसाब जो है वो इम्पार्शल हो जाए, PTI के लिए भी उस तरह, PMLN के भी उस तरह, तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। जिनके नवाज शरीफ साहब का प्ली है ना केसेस के अंदर कि बच्चों की ज़्यादा, बच्चे आके बताया थे बाप को इस अजाब से निजात दिलाते, आप सुर्ख हुए थे। देखिए जज साहब ने कहा है कि क्या आपके बच्चे जो हैं उनमें इतना भी नहीं है कि इखलाकी जुर्रत कि वो जज्बाती वाबस्तगी। लेकिन दो तीन चीज़ें, इसीलिए कहते हैं कि बस ऐसी औलाद जो नहीं इस तरह मेरा ख्याल है। ये तो बड़ी बचाए तो सही ना आगे वाले को। अब जो जज साहब के रिमार्क्स हैं, मैं उसके ऊपर क्या बात करूं, कोर्ट में बात हुई। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो केसेस होते हैं, केसेस की जो नौइयत होती है उसमें आप लीगल एडवाइस के मुताबिक चलते हैं। हम ये आज भी समझते हैं कि जो JIT बनी, JIT के फैसले के ख़िलाफ़ अपील ना की गई, ये कई लीगल इशूज़ हैं। बात कर दी गई मीडिया में आके, अगर उसको अदालतों तक महदूद रखा जाता तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और उसके ऊपर ये हिकमत अमली बदलती रहती है। इमरान खान साहब ने कई दफ़ा कोर्ट से बाहर और बात की और कोर्ट में जाके माफ़ी भी मांगी है। ठीक है, चलो मैं ये तो चीज़ें होती रहती हैं। फवाद साहब ये बता दीजिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, एक तो आप लोगों की सियासी हटदर्मी की वजह से लेट लगे, उसकी वजह से ऑब्वियस लेजिस्लेशन नहीं हो पाई। चलो अब आपने लगा दिया, अच्छा यू टर्न ले लिया, बड़ी अच्छी बात है। आप और शेख रशीद अभी भी उनको मानने को तैयार नहीं, शहबाज शरीफ को, तो किस तरह सर ये अपोजिशन से हारमनी का मतलब ये नहीं कि आप इनके साथ हाथ मिला लें, लेकिन आप भी कह रहे हैं और वो शेख रशीद भी बड़े वोकल हैं, कह रहे हैं हम तो इनको मानते नहीं है, पता नहीं क्या है, क्यों, प्रॉब्लम क्या है आपको? अभी तो कुछ भी साबित नहीं है उनके ऊपर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने जो वोट लिया है PTI ने, हमने एक एंटी करप्शन नैरेटिव के ऊपर वोट लिया है। हम समझते हैं कि इनकी हुकूमत में जो शहबाज शरीफ थे, इनकी जो लीडरशिप थी, वो बेपनाह करप्शन में मुलव्वस थे और उनके ऊपर बहुत बड़े मुकदमात हैं। अब हमारा वोटर जो है
चाहे हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकल रहे हों, मक्का मुकरमा से निकल रहे हों, मलेशिया पहुँचे, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहता है जी डॉलर शॉलर छोड़ें, आप इन डाकुओं का जो है ना वो एहतसाब करें। शहबाज शरीफ तो डाकू साबित नहीं हुए। कहाँ साबित नहीं हुए? वो साबित नहीं हुए तो फिर तो सारे पाकिस्तान को ही छोड़ दें। ये तो आप कहते हैं ना। देखें बात, हाँ मैं अपने ही कह रहा हूँ ना, मैं तो मौसम तो नहीं इस बात से एग्री करेगा हाँ, लेकिन हमें इस पे वोट मिला है, हमें ये नैरेटिव है, हमारा वोटर वर्कर हमारा ये है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसका काम ये है कि वो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है जो ऑडिट को देखेगी, प्रोजेक्ट्स देखेगी, उनका ऑडिट देखेगी। अब ये इंतहाई गैर इखलाकी डिमांड थी अपोजिशन की कि बड़े भाई के प्रोजेक्ट्स को छोटा भाई ऑडिट करेगा। हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे हैं जिस दिन हमारा ऑडिट शुरू होगा पीटीआई की वो तो माजी हो गया, तो अब आप तस्लीम कर ले, आगे चले। नहीं तस्लीम, आप क्यों ऐसी इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स देते हैं? इन्फ्लेमेटरी का तो इशू ही नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं इन्होंने ब्लैकमेल किया हमें। कैसे? इन्होंने ब्लैकमेल किया। हो गए ज़ाहिर, हम तो शरीफ लोग हैं, हम तो हो गए। हमने क्या किया? ये जो असद कैसर साहब ने एक मैग्नानिमिटी का मुजाहरा किया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मैग्नानिमिटी का मुजाहरा किया। अब इनको ये, मैं तो फिर भी अब ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दे कि वो ना बने पीएससी के चेयरमैन। क्यों? इसलिए कि ये इमोरल है। उनका ज़मीर साफ है, वो कह रहे हैं मेरे हाथ से आप करप्शन साबित करें तो मैं सच छोड़ दूंगा। ये इमोरल है, इसलिए इमोरल है कि ये इंतहाई नामुनासिब बात है कि आप बड़े भाई के ऑडिट करेगा, छोटा भाई ऑडिट करेगा। जो आप कह रहे हैं, लेकिन अब तो प्रोविजन आ गई ना कि वो नहीं करेंगे, वो तो आपको बंदा करेगा ना। वो तो कोई सब कमेटी बनेगी लेकिन चेयरमैन तो वही होंगे ना। आप इनको खुद चाहिए छोड़ दें। ये अब हमने इतनी मैग्नेनिमिटी दे दी है, हमने कहा आप बन जाए, लेकिन असूली तौर के ऊपर इनको खुद चाहिए, अब इनकार कर दें। मैं एक मिसाल पेश करता हूँ चौधरी साहब की बात पे। देखें केपीके में इन्हीं की हुकूमत है, केपीके का स्पीकर जो होता है वो इन्हीं के हुकूमत के मामलात का ऑडिट करता है। पीएसी का चेयरमैन वहाँ पे केपीके असेंबली का स्पीकर है। तो केपीके असेंबली में या तो ये चेंज करे ना वहाँ पे भी जाके कि जी हमारा स्पीकर, क्योंकि हम हुकूमत में हैं तो स्पीकर क्योंकि हुकूमत का बंदा है, हुकूमत की पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होकर आया, तो वो किस तरह हुकूमत के केसेस का ऑडिट ऑब्जेक्शंस का एहतसाब कर सकेगा, अकाउंटेबिलिटी कर सकेगा। अगर एक मिनट लेट मी सम आउट, फिर आप इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। तो उसके ऊपर हमारा ये है कि आप अगर तो ये बात कर रहे हैं, दूसरी बात ये है कि हम ये बात कर रहे हैं कि आप कितने 5 साल में केपीके के स्कैंडल सामने आए, आपका एहतसाब ब्यूरो बंद हो गया, जनरल हामिद ने रिजाइन किया, उसने खत लिखा कि मैं वज़रा के खिलाफ प्रोसीड करना चाहता हूँ। आप सही कह रहे हैं। और ये पिछले 5 साल की एक पूरी हिस्ट्री बनी पड़ी है केपीके के। पिछले 5 साल का पीएसी का चेयरमैन भी इन्हीं का बंदा था, अब अभी से भी पीएसी का चेयरमैन। बड़ी वैलिड पॉइंट है। अच्छा, पहली बात उसने केपी का लॉ वफाक के लॉ से मुख्तलिफ है। अच्छा। 30 साल से वहाँ पे कानून ये है कि जो स्पीकर ऑफ द हाउस है वो पीएसी का चेयरमैन होता है। सो जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, जब एएनपी की गवर्नमेंट थी, जब पीटीआई की गवर्नमेंट है, बिल्कुल ठीक है, आप ले आए पीएमएलएन वहाँ पे ऊपर अमेंडमेंट। आप भी इनिशिएटिव लेना, ये तो देखें जिस तरह आप कहते हैं कि बड़ा भाई छोटे भाई की छोटा भाई नहीं कर सकता, तो ये तो बड़ी अच्छी बात, आप स्पीकर को हटाएं। डिबेट है ना वहाँ पे, केपी की असेंबली जो है उसको मैं तो नहीं डिक्टेट कर सकता, या हम फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं डिक्टेट कर सकते। आप प्राइम मिनिस्टर कहें ना, गवर्नमेंट। लेकिन इशू क्या है वहाँ पे, वो कहते हैं कि जी वहाँ पे अपोजिशन और जो फेडरल गवर्नमेंट दोनों हैं, अपोजिशन और हुकूमत दोनों जो हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें ये सूट करता है स्पीकर का होना। क्यों सूट करता है? स्पीकर का ऑफिस जो है उसके साथ एक सेंटिटी है, वो जो फाइल्स मंगवाना चाहता है, जो एक्सेस उसका स्पीकर का है, वो कहते हैं कि नहीं अगर कोई और होगा तो उसका वो एक्सेस नहीं होगा, लिहाजा वो सेटिस्फाइड है। हाँ, अगर आप अमेंडमेंट लेके आना चाहते हैं वहाँ पे आप अमेंडमेंट ले और लॉ चेंज कर दें। यहाँ पे लॉ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक कस्टम है, एक ट्रेडिशन है फेडरेशन में। और ट्रेडिशन ये है कि मैं अगर हुकूमत में हूँ तो मेरी अपोजिशन मेरा ऑडिट ठीक है, मैं इसका जवाब देगा, लेकिन वो ऐसी चीज़ रहेगी जरदारी साहब वाली स्टेटमेंट आपको कमेंट। एक सेकंड, जो इन्होंने दूसरा केपी एहतसाब ब्यूरो की बात की, देखिए केपी एहतसाब ब्यूरो तो एक एडिशनल बात थी जो एंटी करप्शन, प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के साथ आपने एक डिपार्टमेंट खड़ा करना था। 5 साल हुकूमत रही है, FIA इनके पास थी, एहतसाब ब्यूरो इनके पास, एहतसाब नैब इनके पास था, कमर जमान चौधरी जैसा चेयरमैन लगा हुआ था, मतलब इनके घर का ही बंदा था ना वो। तो इन्होंने 5 साल सोए रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जंग में जो मुक्का बाद में याद है वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। जब आप नहीं वहाँ पे कुछ कर सकते, मुक्के मार रहे हैं भाई, उनकी क्या सारी पॉलिटिक्स से बाहर हो गई, वो जेलें भुगत रहे हैं। ख्वाजा बरादरान जो जेल चले गए, बाद में वजन है इनका तो मुंह सूजा हुआ है, मतलब उनका हाल तो खराब हुआ है ना भाई। ये मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से हमारा तो ये नॉकआउट कर दिया आपने, लेकिन जो आज हालात बने हुए हैं, ये इन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया मोरालिटी का। अब देखें कामरान साहब, आप पे फैसला है कि क्या मोरालिटी KPK में फ़र्क होगी
नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूं इनको लेजिस्लेशन करनी चाहिए और वहां ऑपोजिशन को करना चाहिए। और ये क्या मानना आप मैं मान सकता हूं कि फवाद चौधरी जैसा वोकल आदमी अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर इमरान खान से ये बात करे ना, मजबूरी है जो आपकी मजबूरी है अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। तो अब ये देखें ना फवाद चौधरी साहब, अगर नहीं अमेंडमेंट की बात आप भी लाए ना साथ, सब आप लेकर आएंगे तो फिर आपका वैलिड होगा। वैसे एक बात है, इनको इकोनॉमिकली साइड पे कर दें आप यार। जो चीजें खुल रही हैं सब में करप्शन नजर आ रही है। क्या पीटीवी में तैनातियां, क्या पीआईए में तैनातियां, क्या वो आपने जो बाहर से बुलाया, स्वीडन से बताया, नॉर्वे से बंदा बुलाया, कभी उसको 6 लाख में लिया, फिर आपने 13 लाख में लिया, फिर 18 लाख में लिया, क्या साफ पा रही है। चले मैं प्रोविंशियल स्कैम पे जाता ही नहीं। हर जगह अगर आपने अपनी जेब में पैसा नहीं भी डाला चले, लेकिन जिस तरह बेदरीक तरीके से खजाना लूटा गया यार, ये भी तो वैसे देखते रहे आप। ये लुटती गई। कहते हैं ना जड़ा पुट्टो लालो लाल। मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक तो बात है करप्शन के ऊपर मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करता। अगर मेरी पार्टी दूसरी बात यह है कि अगर आप रेफरेंस बनाते हैं, आप रेफरेंस तो बना के लेना। अभी तक नैब ने जितने भी बातें बनाई हैं वो हेर से पे मबनी है। सर मुझे तो अब तक ये बात समझ नहीं, एक चैनल ऐसा है जिसको कोई देखता नहीं है, कामरान जो 100,000वें नंबर पे आता है उसको आपकी गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए का ऐड दिया। सर कोई तो क्राइटेरिया रखेगा सर, जिसकी वजह से हम जैसे लोग बदनाम हो रहे हैं कि पता नहीं कितना पैसा आ गया। कामरान साहब बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं नेग्लिजेंस है या कोई पॉलिसी की या कानून की खिलाफ वर्जी की है ऐड देने में, तो बिल्कुल वो उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं इस पे सर वो सजा तो आपकी मीडिया सर को मिलेगी, लेकिन देख लें फिर कौन आएगा। देखें आपके रूल्स हैं, ये तो मिनिस्टर भी है, उस पे आप कानून के मुताबिक फैसला कर लें, हमें कुछ नहीं। हमारा सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि यहाँ पे जो भी इस वक्त हालात बन गए वो ये है कि कीचड़ उछाला जा रहा है, सबूत नहीं है, बातें ज्यादा हैं। जब फाइलें खुलती हैं, इमरान साहब का जो परसेप्शन बन रहा है ना, वो एक तो ऑनेस्ट आदमी है, वो गुजरा को भी उन्होंने टांग पे खड़ा किया हुआ सुबह 10 से लेके मैं पूछ सारी रिसर्च करके आया। वो लिफ्ट वाले कहते हैं ऐसा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं आया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की लिफ्ट है कि रात के 10 बजे तक इधर ही बैठा 7 दिन, सुबह 9 से लेकर। मैं लिफ्ट वाली बात पे देखे ना, नहीं मैं आपको ऑब्जेक्टिव बात बताइए ईमानदारी से। 9 बजे मैं अगर दफ्तर में 8 बजे या 6 बजे भी चला जाऊं, लेकिन मेरे मुल्क में महंगाई हो, मेरे मुल्क में बिजली महंगी हो, मेरे मुल्क में गैस महंगी हो, मेरे मुल्क में कमाद और मेरे मुल्क में शुगर मिल्स जो है वो ना चल रही हो, मेरे मुल्क में प्राइस हाइक हो रहा हो, मेरे मुल्क में एक सूबे की गैस बंद हो, तो क्या मैं जस्टिफाइड हूँ मैं सुबह 6 बजे जाऊंगा? आपकी भाई आवाम ये समझ रही, आप कर रहे हैं सारा। मोहसिन भाई एडवोकेट है, वो सही केस पे सारा कुछ कर रहे हैं। अब अगर मेरे 6 बजे आने से सुबह मेरे मुल्क के मसाइल हल हो जाए, मैं कहता हूँ कि ये तो बहुत आसानी की बात है। 21-22 पे 128 स्टॉक मार्केट का देख लें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एहतसाब जरूर करें, और यकीनी तौर पे एहतसाब के बीच में सबसे बड़ा ड्रामा हो रहा है कामरान साहब, एहतसाब में सबसे बड़ा ड्रामा ये हो रहा है कि सबूत नहीं है, सबूत नहीं है। अगर सबूत लेकर आए तो फिर बेशक एहतसाब। यार ख्वाजा बरादरान को, ख्वाजा साहब को तो प्रोटेक्शन ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे आप? प्रोटेक्शन ऑर्डर इतने ज्यादा ढेर लगे हुए हैं सबूतों के, नीचे से शुरू होते हैं यहाँ तक, फिर भी ख्वाजा साहब को प्रोटेक्शन ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे यार? आप क्या मसला है? पकौड़ों वाली सबूत होने, वो सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स दिए थे, वो पकौड़ों वाले, जो पकौड़ों वालों से यहाँ पहुंचे। प्रोटेक्शन ऑर्डर ख्वाजा साद रफी का राइट है बीइंग एमएनए, क्यों नहीं दे रहे आप? मुझे नहीं पता, वो मेरा ख्याल है स्पीकर साहब कह रहे हैं। यार वैसे फवाद भाई आप बहुत ही पॉलिटिशियन हैं, आपको पता ही नहीं। उन्होंने कहा है, मैंने पूछा है अटॉर्नी जनरल से, देखिए मैंने तो कहा जब शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया तो इसको भी प्रोटेक्शन दे दे। फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो कहा है, मैं आपकी बात सुनता कोई नहीं ऐसी बातें कोई नहीं सुनता, बाकी सारी बातें जिनके खिलाफ है वो सुन लेते हैं। कमेटी का जो चेयरमैन बना दिया है, मैंने कहा इनको भी दे दे, रगे चलिए चोरों डाकू को बना दिया है तो क्या है? बड़ा अफसोस हुआ। मैं जो ख्वाजा साहब का, वैसे मोहसिन भाई एक बात है, शहबाज शरीफ साहब मुकदमा बताओ क्या बनता है? जो मैंने स्टोरी ब्रेक की थी दुनिया न्यूज ने, सानिया मॉडल टाउन, वो जो रिपोर्ट आप लोग दबा के बैठे हुए थे, तो वो असल मुकदमा बनता है, बाकी बने ना बने। लेकिन अभी मैं उस पे आपके इसलिए नहीं आ रहा, उसको आपको मॉडल टाउन अभी सब छोड़ दे अदालत में है। लेकिन उसके अलावा मैं एक और बात करूंगा कि देखें, अगर तो प्रूव है, लेकिन जहां तक साद रफी का केस है, कैसर अमीन भट्ट को जिस तरह से रखा गया, 164 के 2 बयानात पहली दफ़ा मैंने किसी क्रिमिनल केस में देखे, ये भी भाई वकील है मेरे, और 164 के कैसर अमीन के 2 बयानात हुए। पहले बयान में कैसर डिटेल में केस जारी, मैंने आपकी सवाल उठाए के लिए मुझसे फवाद भाई जरा आ जाना उस जरदारी साहब वाले इशू पे। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं बेसिकली 3 साल वाली और दूसरी वाली, आपको मुझे तो लग रहा है वो जेल जा रहे हैं। और मैंने आपके हुकूमती ज़राए से पता चला कि आप लोगों का एविडेंस बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है, जिनमें इस हद तक भी है कि सिंध गवर्नमेंट ने इनकी
मुबैना तौर पे शुगर मिल्स थी जो फ्रंटमैन चला रहे थे, उनको रिबेटिंग्स भी दी, उनको पैसे भी दिए, उनको पता नहीं क्या कुछ दिए, ये बात देखिए सही सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कहा है 19 तारीख को वो सबमिट होनी है रिपोर्ट, और 24 मेरे पास तो आ गई ना गालिबन जो है वो निकलनी है। अब आपके ज़राए चूँकि अच्छे हैं, आपने हमेशा पहले आप जो है वो पहले ही हमेशा इस तरह का चूरन बेचते हैं और निकालते हैं, तो जरदारी साहब के पास भी जिनके ऊपर अगर आपके पास आ गई है तो उनको तो पता ही होगा, इतनी है उनको तो पता ही है कि क्या है, और उनको तो ये भी पता उन्होंने किया क्या है, लिहाजा ज़ाहिर है घबराहट है, लिहाजा जाहिर है कि एक अपना है जो है वो चल रहा है, और वो इंटीरियर सिंध में ऐसे चक्कर लगा रहे हैं कि जैसे वो वहाँ से निकलेंगे तो लोगों का पता नहीं कितना जम्मे गफ़ीर उनके लिए इकट्ठा, उनको पता नहीं है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी का हशर क्या कर दिया है। पीपल्स पार्टी जो एक पूरी कह लें कि हम कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, जो एक पूरी पाकिस्तान की पार्टी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी थी, और एक रेवोल्यूशन के ऊपर आई थी। हाँ, तो आप पीटीआई जो है उसमें कौन लोग हैं सर, जो पीपल्स पार्टी थी ना वो गरीबों का रेवोल्यूशन था, पीटीआई मिडिल क्लास का रेवोल्यूशन है। सो इसलिए ये जो सारे लोग हैं ना जो एक पॉलिटिकल अपना जो स्ट्रगल के लोग हैं, वो सारे आप पहले पीपल्स पार्टी में थे, आप पीटीआई में हैं। यहाँ पे जो लोग थे, अच्छा जरदारी साहब ने क्या किया है कि जो काम जनरल ज़ियाउल हक 11 साल में नहीं कर सके, जरदारी साहब ने 5 साल सदर रह के वो करके दिखाया, यानी एक पूरी मुल्क गिर पार्टी को उन्होंने, वो कह रहे 3 साल लोग चले जाएंगे हम इधर ही रहेंगे, नहीं वो तो उनको लेकिन रेलेवेंट तो जरदारी है, तो रेलेवेंट जरदारी साहब नहीं, जरदारी साहब बिल्कुल ही रेलेवेंट, सिर्फ आप कह रहे हैं कि ये आखिरी दिन गुजार रहे हैं उन्होंने वहां पे। जरदारी साहब का ना पॉलिटिक्स में कोई रेलेवेंस रह ही नहीं गई। किस बेस पे आप कह रहे हैं पार्टी उनकी बुनियाद पे चल रही है भाई? किस बुनियाद पे चल रही है? जरदारी साहब आज पार्टी से अलहदा हो जाए, पार्टी ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा। पार्टी में तो उनकी तो देखें, उनकी पॉलिटिक्स ही, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो इतनी, उनकी परसेप्शन, उनकी पॉलिटिक्स वो टोटल फेलियर है। नवाज शरीफ साहब को आप क्यों कहते हैं कि जी ये अब इनकी इनिंग्स खत्म हो चुकी है? ये सारे 85 की पॉलिटिक्स के लोग हैं, ये 85 की हर का एक शेल्फ लाइफ होती है ना एक चीज़ की, इनकी शेल्फ। आप घबराते तो नहीं नवाज शरीफ से? इन्होंने अब 30 दिसंबर से जा रहे हैं, ये पूरी मुल्क गिर, उसके ऊपर उसमें भी आऊँगा मैं भी। आप घबराते इसलिए तो नहीं कहते कि नवाज शरीफ अगर आ गया तो इसको फिर पड़ जाएगा मैच? देखें प्राइमरीली देखें ना, अगर आप प्योरली अगर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से एनालिसिस करें ना, नॉट फ्रॉम अ पार्टिजन पॉइंट ऑफ व्यू, ये दुख की बात है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जैसी पार्टियां सुकड़ गई हैं एक एक रीजन में। अच्छा। ये सेंट्रल पंजाब के बाहर आप मुझे बताएं, ये सरगोदा से शुरू होती है पार्टी, लाहौर में ख़त्म हो जाती है पीएमएलएन, ये और आगे जो है वो जाती है कसूर तक जाती है, बस ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ये पार्टी जो है पीपल्स पार्टी जो है वो इंटीरियर सिंध की पार्टी बनकर रह गई है। सो एक मुल्क गिर पार्टियां जो चाहिए वो नहीं रही, और पीटीआई अब अकेली पार्टी है, फौज आपके साथ है, चीफ जस्टिस आपको सपोर्ट करे, अच्छे इनिशिएटिव्स पे ऑपोजिशन उतनी मुद्दत है ही नहीं, जो रह गई उसको आप जेल भेजने के दर पे, तो फिर तो आपको बड़ा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो कर रहे हैं ना, अभी तो सारा क्या कर रहे हैं, अभी तो इनका गन साफ करना है। कल तो कितना टाइम लग जाएगा भाईजान, एक बार हमें बता दें ताकि इस डेट कट ऑफ डेट है, उसके बाद हम आपको इवैल्यूएट करना शुरू कर दें। हमारे पास को 1825 दिन है, 100 दिन जो है वो अभी इनका गन साफ करने में कितना टाइम लग जाएगा? और 200-300 दिन। देखो इन्होंने गंद बहुत असल में मैं आपको बताऊं, पाया देना ने बहुत, आपकी मिनिस्ट्री में भी गंद काफी हुआ है, अल्लाह हशर नशर हुआ है। अच्छा जी, बेड़ा गरक हुआ है, उसको भी मैं आपको जवाब दे दें। मैं इस पे ये बात करूंगा कि देखें गंद जो है ना, गंदगी अगर पूरे पाकिस्तान की साफ करनी तो हमें एतराज़ नहीं है, और यही हमारा इनसे कंटेंशन है। उधर असेंबली में यही लड़ाई होती है कि अगर आपने एहतसाब करना है तो मालम जबा का आपको केस नज़र नहीं आ रहा, आपने एहतसाब करना है तो आपको पेशावर मेट्रो नज़र नहीं आ रही, आपको हेलीकॉप्टर का केस नज़र नहीं आ रहा, आपको उसके अलावा सुनामी ट्री में जो ऑडिट ऑब्जेक्शन आई हुई है क्लियर सामने नज़र आई हुई है वो आपको नज़र नहीं आ रही, और इस तरह की लातादाद कामरान भाई केपीके का जो एनर्जी बोर्ड है, केपीके के फवाद भाई आपने उनकी जीआईटी बड़ी 8 वॉल्यूम्स की आई है, क्या मुबीना करप्शन फ्रॉड है, आप लोगों को पता नहीं था पहले? वैसे इनको देखिए केपीके में मानिका उसने की है, मंगी ने, और इनके साथ मंगी, और इनके साथ काफी लोग इनके साथ बैठे हुए, उनका ये एहतसाब नहीं कर रहे। पहले तो उनको ये चाहिए कि ये जो जुबैदा जलाल हो गई, क्यू लीग हो गई, अभी राजा बशारत साहब की वजीर, उसके खिलाफ कैसे किया आपने, जो तजावुज किया, जो आपने सुनी होगी ऑडियो,
जाओ मैं सुनाऊं। ये नया पाकिस्तान है, डॉक्टर खड़ा हो गया कि उन्हें क्या मैं नहीं गल मनता तुसी की करोगे राजा प्रसाद को रेजिग्नेशन लो। डॉक्टर का रिजवान गोंदल वाला हाल ना हो कि वो भी जाए बाहर, यही पे वो मसला चला जाएगा, जज्बाती किस्म का था, इसका इतना जज्बाती मसला नहीं। अगर देखें ये मैं अगर तो ये एहतसाब करना चाहते हैं, हमें ये समझ आ गई है कि ये जो कीचड़ उछालते हैं बार बार, इस कीचड़ उछालने की बुनियादी वजह इनकी अपनी नलायकी है। ये राज के नलायक हैं, इतने नलायक, इतनी नलायक। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में रेवोल्यूशन ला रहे हैं भाई, मैं तो बड़ा खुश हूं कि बातें अपनी मिनिस्ट्री की अपनी फवाद चौधरी तो वैसे ही हर जगह रेवोल्यूशन ला सकते हैं ना। ये पहले मुशर्रफ साहब के थे तब भी रेवोल्यूशन लाए, ये थोड़ा देर कुर्बत उनके बुरे वक्त में उनके साथ थे, इसका मैं गवाह हूं। अच्छा वो और पीपल्स पार्टी का बुरा वक्त ये लेके लाने वाला मुझे ये था। अच्छा जी कायरा साहब हमारे साथ हैं, हम तो ले कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? कामरान शाहिद है जी कामरान साहब क्या हाल है? बिल्कुल फाइन सर। कायरा साहब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, आप हमेशा खैर गुफ्तगू बड़ी मुदल्लल करते हैं। जरदारी साहब ने इस तरह का जो बयान दिया, ये 3 साल वाला और चीफ जस्टिस साहब को इनडायरेक्टली कहना और सब कुछ कहना, तहरीक इंसाफ को सिलेक्टेड और ये वो लोगों को तासुर ये उभर रहा है कि शायद उनके जो केसेस हैं वो इतने आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो चुके हैं कि उनको लग रहा है कि शायद वो अब उनको इसमें जेल शेल FI भेज सकती है, यही वजह है? तो ये बताइए कि इस तरह के बयान देने से क्या जेल बच जाएगी? अगर ऐसा है, अगर आपका क्याफा दुरुस्त हो तो क्या जेल बच जाएगी? अच्छा सवाल ये है भाई, उन्होंने जो कुछ कहा है वो पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी से कह रही है। हम कह रहे हैं कि हमने बड़े तजर्बे किए हैं, हमने इस मुल्क के अंदर 100 साल जमहूरियत चलाई, हमने देश को चलने का मौका दिया थोड़ा बहुत, उसके बाद हमने मार्शल लॉ लगा के देख लिए, हमने जुडिशियल एक्टिविज्म देख लिया, नहीं चला। अब हमें जो ओरिजिनल मॉडल है डेमोक्रेसी का उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, उसको फंक्शन करने दीजिए, वो फंक्शन करेगा तो काम ठीक हो जाएगा। साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर जरदारी साहब अलहदा हो जाए तो पीपल्स पार्टी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वो बात ही उनको जो है वो गुजरा, मैंने हैवी बात कह दी मेरे ख्याल से। अगर कोशिश करें इस बात को करने की, जी हम बात क्या कर रहे थे इस वक्त? हम बात ये कर रहे थे कि जो ये आप हम पहले जो बात आपने शुरू की थी ना, जो सब्सटेंस है आपके प्रोग्राम का, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि ये जो अभी बात करें ना मोहसन कि जनाब ये शोर मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक भी केस हमारा तो बनाया ही नहीं हुआ भाई, आपकी अपनी हुकूमत। इसके अलावा बताएं आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आपको क्या प्रॉब्लम्स नजर आई? नहीं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में तो जाहिर है प्रॉब्लम है ना। आप देखो पाकिस्तान टेलीविजन जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट से 13 अरब रुपया दे, लेकिन इमरान साहब ने कहा था BBC की तरह उसको आजाद करेंगे, वो तो नजर नहीं आ रहा, वो तो गवर्नमेंट उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। हमने आपने तो बोर्ड ही बना दिया, सेंसरशिप उसको, बोर्ड उसका इंतहाई इंडिपेंडेंट बोर्ड है, उसमें इतने उसमें ऐसे लोग हैं जो कभी आपने सुने ही नहीं होंगे। वो जोहिर खालिक साहब उसमें हैं, अरशद साहब उसमें हैं, राशिद खान साहब उसमें हैं, अपने सवेल हुसैन साहब हैं उसमें, जो बड़े लोग हैं पाकिस्तान में बिजनेस के, और उनमें तो हमारा इससे ज़्यादा बेहतर बोर्ड तो मुमकिन ही नहीं है जो हमने बनाया। जो दूसरा जो ये और जो ऑब्वियसली वहाँ पर जो एक प्रॉब्लम है, खर्चे ज़्यादा हैं। पॉइंट आगे मोहन साहब, 30 दिसंबर से आप ड्राइव शुरू कर रहे हैं, नून लीग मुल्कगीर तहरीक चला रही है या अब रीऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उसमें नवाज शरीफ साहब का क्या रोल होगा? देखिए बताइएगा मुझे, अब जवाब नहीं चाहिए। नवाज शरीफ साहब जो है आइडियोलॉजिकली तौर पे नवाज शरीफ साहब ही, सर वो मुझे पता है आइडियोलॉजिकली तो अल्ताफ सैद भी है, जहां पर बैठ के वो नहीं सारी जनरल ज़ियाउल नहीं है, सारी की सारी आपसे पूछ लें। देखिए नवाज शरीफ साहब, अच्छा इसी पे मैं ब्रेक लेके इसी पे आऊंगा, वो कह रहे हैं कि ब्रेक लेंगे, जिसके बाद यही सवाल पूछूंगा आपसे। मुशर्रफ साहब की वेलकम बैक टू शो। मैं आपसे पूछ रहा था कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब फोकस करें, मुझे ये ना पता जलसे करेंगे, मुझे पता आप करेंगे, वो एक्टिव होंगे या वो एक मसले की तरफ है? जी जलसे देखें नवाज कह रहे हैं ना, उन्होंने कहा आप क्यों अंडरमाइन कर रहे हैं? आप ही सिर्फ कर सकते हैं जलसे। इमरान साहब अगर नवाज शरीफ बाहर निकल आया ना और पूरे थ्रोटल से निकल आया तो इनकी हुकूमत आप देख लीजिए, इनकी हुकूमत तो 4-5 दिन की मेहमान होगी। ये हकीकत है, जितनी अवाम में मिसमैनेजमेंट है, यकीन करें इतनी नलायक हुकूमत पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपने बाल, जो PTI के वोटर हैं वो अपने बाल नोच रहे हैं। कामरान साहब 24 दिसंबर को नवाज शरीफ का फैसला आ रहा है वैसे, और उसमें वो अंदर भी हो सकते हैं, आपको पता है ना। देखें ये तो मैंने आपको कहा, मैंने तो बहुत गंदी कामरान साहब मैंने एक बात कह दूं कि ये जो वक्त खत्म हो गया जी, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ सियासी कैदीन का वक्त रहे, इंतजार करें, कोई नहीं। हाँ जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा, जरदारी साहब के हालात जो है वो आपके सामने हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी का भरपूर मौक़िफ़ ले सकें। कल तक दीजिए मुझे इजाज़त। खबर की दुनिया।
अब मिले 10,000